हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। सैम्पल पेपर सीरीज में आज मैं सेक्शन डी की ओर चल रही हूँ। सेक्शन सी तक मैंने करवा दिया था पिछले वीडियो में। आज सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। फिर उसके बाद सेक्शन ई में केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको समझा दूंगी मैं आप लोगों को, तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बस थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा लिखा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम चलते हैं सेक्शन डी की ओर। ठीक है, तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 ये है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। मतलब एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है शांत पानी में, ठहरे हुए पानी में 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो 24 किलोमीटर जाती है और फिर वापस आती है। तो जब वो जाती है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम मतलब क्या है, धारा के विपरीत, जो करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और लौटती है करंट के साथ साथ, तो उसको 1 घंटे का टाइम ज्यादा लगता है जाने में। डिस्टेंस तो सेम है दोनों ही केसेस में, जाने में आने में डिस्टेंस तो यही है हमारी 24 किलोमीटर। टाइम उसको लग रहा है ज्यादा, 1 आवर ज्यादा लग रहा है। तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें धारा की स्पीड बतानी है, या करंट या स्ट्रीम जो भी बोलो इसको। जो जैसे रिवर वगैरह में करंट होती है ना, जिस तरफ करंट होती है तो उस तरफ जाने में ज्यादा मतलब कम टाइम लगता है, जल्दी आगे पहुंच जाता है करंट के साथ साथ। तो वही चीज है कि एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड ये शांत पानी में तो दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, हमको स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की। तो अब जो चीज निकालना है सबसे पहले वो लेट कर लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर, ये हम लिखते हैं। लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्ट्रीम की स्पीड हमने 1 किलोमीटर पर आवर मान ली। तो अब स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, ये हम क्या लिखेंगे, इसमें हमें अपस्ट्रीम करेंगे तो जो 18 किलोमीटर दे रखा है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा x। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम ले लेते हैं हम। तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। बस ये चीज ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं कर देना। अपस्ट्रीम में माइनस होगा, जो स्ट्रीम की स्पीड होती है माइनस होगी। तो बोट की स्पीड जो है 3 किलोमीटर पर आवर, इसमें से हम माइनस करेंगे x, तो ये हो जाएगी हमारी अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अब उसी तरह से स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की लिख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम ये क्या हो जाएगी, 18 प्लस x। डाउन स्ट्रीम जब धारा की तरफ चलेंगे तो वो वाली स्पीड हमारी ऐड हो जाएगी इसमें, किलोमीटर पर आवर। ये चीजें हमने लिख ली। अच्छा, उसको कितना टाइम का डिफरेंस क्या है, 1 घंटे ज्यादा लग रहा है, अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो डिस्टेंस हमें दे रखी है 24 किलोमीटर। डिस्टेंस गिवन है हमारे पास, डिस्टेंस क्या है 24 किलोमीटर। तो इन सवालों में ध्यान से करना होता है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्टेंस 24 किलोमीटर दे रखा है। तो अच्छा, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है ना, ये समझ में आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। इस तरह का एक सवाल शायद मैं करवा चुकी हूँ अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। आप लोग देखोगे वीडियो, वो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने हर चैप्टर की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शायद ऐसा सवाल मैंने करवाया है, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, फिर भी मैं दोबारा करवा देती हूँ, कोई बात नहीं। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, ये तो सबको पता है। स्पीड कम है तो किसी भी इंसान को कहीं जाना है, मान लो 5 किलोमीटर ही जाना है, उसकी स्पीड कम है तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको कम टाइम लग रहा है। तो जो स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मतलब अगर इस स्पीड वाले टाइम को हम निकालें तो उसमें से माइनस करें इस स्पीड वाले टाइम को, तो 1 आवर आएगा, 1 आवर का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगा, डिस्टेंस इक्वल टू 24 किलोमीटर दे रखा है, ये हमने फार्मूला आपको बता ही दिया है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस मतलब 24 अपॉन 18 माइनस x, हमारा इस तरह से फार्मूला बनेगा। क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 24 अपॉन में 18 माइनस x, इसमें से अगर ये वाला टाइम घटाएंगे 24 अपॉन में 18 प्लस x, तो कितना आएगा 1 आवर। ये बात समझ में आई आप लोगों को, नहीं तो दोबारा मैं समझा देती हूँ। ये है टाइम, ये हमने टाइम निकाला हुआ है,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, तो इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे तो 1 आवर के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ये दोनों ही टाइम है, ये कम स्पीड वाला टाइम है, जब स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए इसमें से इसको माइनस किया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेकर के, जैसे हम करते आए हैं। तो ये हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, इसका एलसीएम हुआ। ऊपर हमारा जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, होता है ना ऐसे, एलसीएम लेते हैं फिर इससे डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब तो प्रोसेस आती होगी, तो मैं इसको कर रही, हो जाएगा 24 18 प्लस एक्स, ये हो गया माइनस 24 का इससे होगा, तो 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, देखो 24 दोनों में है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। चाहे तो 24 को 18 से मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स से करें, फिर इधर भी करें, तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा सा हो रहा है ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कॉमन लेना, मैंने कई बार बताया, जितना कॉमन हो सकता है ले लेते हैं। तो हमने 24 कॉमन ले लिया दोनों से, हम बड़ा ब्रैकेट डालेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 18 प्लस एक्स, ये 24 कॉमन हो गया, इसका भी 24 कॉमन हो गया, तो माइनस ये 18 माइनस एक्स, इसको भी ब्रैकेट खोल के लिख लेते हैं 18, और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस एक्स। ये तो समझ में आया। नीचे हमारे पास a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 और माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 1। ठीक, ये समझ में आ गई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया। तो सब छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में तो आपको सब डायरेक्ट करना है ऐसे। अब यहाँ पे देखो हम 18 और 18 कैंसिल आउट हो रहा है, हमारा एक्स एक्स हो गया 2x, तो 2x को 24 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मैं इधर कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स 2x, 2x और 24 को मल्टीप्लाई करो तो आ गया हमारा 48x, और अपॉन में या इसको भी डायरेक्ट हम इधर ऐसे कर देते हैं, छोड़ो ये ज्यादा लंबे स्टेप करने की जरूरत नहीं, ये वाला भी तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब ये सारी नंबर हम इस साइड ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 48x तो इधर ही है, तो 48x और माइनस 324 इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम मिडिल टर्म ब्रेक करके, तो 324 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 81, फिर आएगा 3, 27, फिर से आएगा 3, 9, फिर से आएगा 3, 3। अब देखो इनके हम फैक्टर्स को घुमा फिरा करते हैं कि जोड़ने से घटाने से हमारा 48 आ जाए। तो देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 यहाँ तक हुआ। अब इधर 2 27 तो 54 और 2 3 जा 6, 54 और 6, 54 में 6 माइनस कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। ये जितना फैक्टराइजेशन वगैरह आप करोगे तो ये सब अपने आप समझ में आने लगेगा कैसे करना है। तो 54x और माइनस 6x, ठीक है, 54 में 6 माइनस होगा 48 आ जाएगा, माइनस 324 इक्वल टू 0। अभी हम कॉमन ले लेते हैं, तो इन दो में से कॉमन हो रहा है x, तो ये हो गया x प्लस 54 और ये माइनस 6 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब x प्लस 54 दोनों में है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा। ये सब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सॉल्व करना तो आता ही होगा सब बच्चों को, फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। अब या तो ये 0 या तो ये 0, इफ दिस वन इज 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 54, और अगर ये वाला 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो ये माइनस 54 तो आप रिजेक्ट कर देंगे, है ना, रिजेक्टेड। यहाँ पे ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो ये रिजेक्ट है, क्योंकि ये माइनस है, स्पीड तो कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो x इक्वल टू 6 इसको हम लेंगे। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमसे क्या पूछा गया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इजी सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये टाइम डिस्टेंस स्पीड, ये वाला फॉर्मूला याद करके रखो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस पर स्पीड। इस तरह के सवाल बोर्ड में एग्जाम में आ सकते हैं, कोई भी नंबर वगैरह चेंज करके कुछ बोर्ड की जगह कुछ और कार वगैरह दे सकता है, तो बस तरीका यही है करने का। ठीक है, तो जो पूछा गया है वो चीज आप निकाल लो, पहले उसको मान लो, एक्स मान लो, स्ट्रीम पूछा गया है तो एक्सट्रीम की स्पीड हम एक्स मान लेते हैं, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलें अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है 32 का ही है,
और वाला पार्ट। दो क्वेश्चन देते हैं, तो ये करो या ये करो, तो दूसरा ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैं ये भी करवा देती हूँ। क्वेश्चन है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। दो वाटर टैप हैं जो एक साथ किसी एक टैंक को भरते हैं इतने घंटे में, 9 होल 3/8 आवर्स में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। अच्छा, दो टैप्स हैं, एक का डायमीटर बड़ा है, एक का छोटा है, तो जिसका डायमीटर ज्यादा है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे डायमीटर वाले टैप से, अगर उनसे सेपरेटली उस टैंक को फिल किया जाए अलग अलग, ठीक है, 10 घंटे कम लेता है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें वो टाइम निकालना है कि वो दोनों टैप सेपरेटली उस टैंक को फिल कर सके, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है, ये हम लिख लेते हैं कि 2 टैप्स टुगेदर फिल द टैंक इन, कितने में गिवन है कि 2 टैप्स together fill the tank in 9 whole 3/8 hours, या इसको हम अगर कर ले 8 9 72 72 3 75, इसको इस तरह से बना ले 75/8 आवर्स। दो टैप्स एक साथ जब फिल करते हैं तो इतना टाइम उन्हें लगता है। तो हम मान लेते हैं कि स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है वो x आवर्स में टैंक फिल करता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट स्मॉलर टैप एलोन कैन फिल, लेट, अब हम यहाँ पे मानते हैं, ध्यान से देखना, लेट स्मॉलर डायमीटर वाला टैप, तो सिर्फ स्मॉलर टैप ऐसा ही लिख दो, स्मॉलर टैप फिल्स द टैंक इन कितने घंटे में, x आवर में, x आवर्स में भरता है, ठीक है। कितने घंटे में भरता है, x घंटे में। तो लार्जर टैप कितने में भरेगा भाई, वो 10 घंटे कम लेता है, तो लार्जर टैप विल फिल एलोन, स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x आवर्स एलोन, एलोन जब भरता है अकेले, ठीक है। तो देयरफॉर लार्जर टैप, ये लैंग्वेज अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, विल फिल द टैंक इन x - 10 आवर्स। ये बात तो समझ में आ रही है ना। अच्छा, जो स्मॉलर टैप टैंक को फिल करता है, पूरे टैंक को x घंटे में फिल करता है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, ये आप लोग सोचो। स्मॉलर टैप को हमने जो मान रखा है कि x आवर्स में पूरे टैंक को फिल करना है, तो पहले हम इसका 1 घंटे का देख लेते हैं, 1 आवर में कितना फिल करता है। हाँ, तो 1 आवर में कितना, तो 1 आवर में तो पूरा टैंक नहीं फिल करेगा, एक पार्ट ही फिल करेगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई टैप है 3 घंटे में एक टैंक को फिल करता है, पूरा भर देता है, पूरा एक टैंक भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/3 पार्ट ही तो भरेगा, 1/3 पार्ट भरेगा, है ना बच्चों। तो ये बात समझ में आ रही है। मैं सीधा डायरेक्ट इक्वेशन बनाती हूँ, बस ये समझाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है कि अगर पूरे टैंक को x आवर्स में ये टैप भरता है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, 1/x भरेगा। 1/x part of the tank will be filled by a smaller tap in 1 hour। ये बात समझ में आ रही है ना, 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x पार्ट। इसी तरह से ये वाला 1 आवर में भरेगा 1/x - 10 पार्ट। ये क्लियर हुआ। चाहो तो लैंग्वेज लिखूं मैं या ऐसे ही समझ लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना के करोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, समझाने के लिए लैंग्वेज 2 लाइन और लिखना पड़ेगा, कहो तो मैं लिख दूंगा लैंग्वेज, इधर लिख देती हूँ इस साइड में, ठीक है। स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x आवर्स, तो इन 1 आवर इट विल फिल 1/x पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है। और ये वाला, ये इसका है, ये इसका है, इन 1 आवर ये जो लार्जर टैप will fill 1/x -10 पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है ना। आई बात समझ में, मैंने यहाँ चलो लिख दिया इसका। तो 1 घंटे में दोनों टैप कितना भर रहा है, ये 1/x भर रहा है और दूसरा वाला 1/x - 10 भर रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो अगर दोनों को हम प्लस कर दें तो दोनों मिल के 1 घंटे में इतना टैंक भरते हैं। दोनों टैप मिल करके 1 घंटे में सिर्फ इतना पार्ट ऑफ द टैंक भरते हैं, वो जो भी हो,
1/3 हो, 1/4 हो, जैसे ये टैंक बना हुआ है, मान लो ये टैंक बना हुआ है, ये दोनों मिलके 1 घंटे में इतना भरते हैं, मतलब 75.8 आवर्स में पूरा भरते हैं। तो 1 घंटे में दोनों मिलके मान लो इतना भरते हैं, ठीक है, ये समझने की बात है। तो अगर इसको 1 घंटे में जितना भरते हैं उसको हम 75/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, हमारा पूरा फुल टैंक भर जाएगा, फुल 1 टैंक भर जाएगा, कोई पार्ट नहीं भरेगा ना। अभी तो ये पार्ट में भर रहा है, 1/x पार्ट ये भर रहा है और 1/x-10 पार्ट ये बड़ा वाला टैप भर रहा है। ये बात समझ में आई, क्लियर हुई? ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये चीज समझना जरूरी है। ये आप ना भी लिखो तो चलेगा, डायरेक्ट आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके ATQ करके हम ये लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर समझना है तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है कि जब कोई स्मॉलर टैप पूरे टैंक को x आवर्स में भरता है तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा, 1/x पार्ट भरता है। इसको आप कोई नंबर लेके समझ सकते हो, जैसे कोई नल है वो 2 घंटे में पूरा टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, आधा ही तो भरेगा, मतलब 1/2 ही तो भरेगा। तो 2 घंटे थे तो वही वाला 2 जो है नीचे आ गया, 1/2 आ गया, तो वही 1 घंटे में पूरा टैंक भरता है तो 1 घंटे में 1/x पार्ट भरेगा। ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, ठीक है। तो अगर हम इस 75/8 जो कि पूरा टाइम लग रहा है इसको अगर हम इस 1 घंटे से माइनस कर देंगे तो पूरा होल टैंक भर जाएगा। अब हमारा ये ऐसा हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये उधर चला जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेके जैसे करते हैं हमेशा। तो इसका एलसीएम हुआ x-10 और ऊपर हो जाएगा ये x-10 प्लस x इक्वल टू 8/75। ठीक है, अच्छा अभी x हो गया 2x, तो 2x -10 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ साथ करवाते जाते हैं, तो ये 75 हमारा इधर हो गया। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने इधर किया था, 75 इधर हो गया, इक्वल टू इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, x² -10x और ये हो गया 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 150x -750 इक्वल टू ये हो जाएगा 8x² -80x। ठीक है, अब हम सारे नंबर एक साइड लिख लेते हैं, तो इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब समझो इसको हम इधर ले आ रहे हैं, ये x² पॉजिटिव है तो इसको इधर ले आ रहे हैं, इक्वल टू 0 कर देंगे, ऐसा हो जाएगा 8x² -80x, ये 150 उधर जाएगा तो -150x और ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 80 और 150 जुड़ के कितना हो जाएगा, 80 और 150 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस 150 8x² माइनस 0 8 5 13 हासिल 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो ये थोड़ा छोटा हो सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ी बड़ी नंबर आ गई हैं, तो अगर इसमें हम कुछ कॉमन ले लें, सारे नंबर देखो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 4x²। अच्छा, यहाँ भी हम कर सकते थे, जब हमारा 2x -10 आया था काट के छोटा कर सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ कर लो, तो ये हो गया 4x² माइनस 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 फिर 2 5 जा 10 115x और प्लस 2 3 जा 6 15 2 7 जा 14 2 5 जा 10। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि बड़ी नंबर जितना अगर हम इसको छोटा कर लेंगे, अब ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसमें हमने 2 कॉमन लेके वहां 0 के उधर गया, ऐसा होता है क्वेश्चन में, तो 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही हम इसके फैक्टर्स करेंगे, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करेंगे। तो 375 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आता है, 375 मल्टीप्लाई 4 तो क्या आ जाएगा, 4 5 20 हासिल 2 4 28 तो 30 हासिल 3 4 12 15 1500 आ गया। अब 1500 के हम ऐसे फैक्टर करें कि बीच वाला टर्म हमारा आ जाए, तो ये तो साफ ही साफ दिख रहा है, 1500 को हम ऐसा नहीं कर सकते, 100 इंटू 15 कर सकते हैं ना, और 100 और 15 को जोड़ेंगे तो 115 आ जाएगा। तो बस अब इसको ऐसे कर लेते हैं, 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अभी हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 4x कॉमन लिया
तो x माइनस 25 आ गया और माइनस 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 25 एक ब्रैकेट में और 4x माइनस 15 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 25 और इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/4। 15/4 15/4 को अगर हम करेंगे तो 3 होल 2/4। तो देखो हम क्या ले सकते हैं, अब x हमने क्या माना था, स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x आवर्स एलोन के लिए माना था ना, तो हमारी ये वाली वैल्यू तो हम नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो टैप मिल करके 9 होल 9 घंटा 3/8 मिनट इतना टाइम ले रहे हैं, 9 घंटे ले रहे हैं दोनों टैप मिला करके, तो ये अकेला x इक्वल टू 3 होल 2/4 कैसे हो सकता है? 2/4 मतलब 1/2 3.5 घंटा। 3 होल 2/4 को हम 4 3 12 3/4 सॉरी 3 होल 3/4 कैसे ले सकता है? 3 घंटा और मतलब 3.25 घंटा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, जब दोनों मिलके 9 घंटे से ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो एक अकेला कैसे 3 घंटे में होते? दिस वन इज रिजेक्टेड, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों रिजेक्ट किया? तो x इक्वल टू 25 में होगा। तो x किसके लिए माना था हमने? स्मॉलर टैप, जो स्मॉलर टैप था उसके लिए हमने x माना था। तो स्मॉलर टैप लेता है 25 घंटे, तो लार्जर टैप कितना लेगा? 10 घंटे कम लेता है। तो हमारा लार्जर टैप, लार्जर डायमीटर वाला टैप, डायमीटर टैप will take 25 minus 10 इक्वल टू 15 आवर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और ये क्या है, इसको हम इधर लिख देते हैं, जगह कम है बोर्ड में इसलिए मैं इधर लिख देते हैं। जो x इक्वल टू 25 में निकाला है तो इसका आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 25 का आंसर होगा स्मॉलर टैप विल टेक 25 आवर्स टू फिल द टैंक। ठीक है, तो ये हम इस तरह से लिख करके आएंगे बोर्ड में, स्मॉलर डायमीटर वाला टैप, चलो इधर लिख देते हैं, स्मॉलर डायमीटर टैप will take 25 hours to fill the tank। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जो x इक्वल टू 25 आया तो ये हमारा आंसर हुआ, लेकिन हमसे दोनों टाइप का अलग अलग पूछ रहा है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टाइप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, इसलिए हम दोनों आंसर लिखेंगे। तो लार्जर डायमीटर टाइप जो होगा वो कितना टाइम लेगा? 25 माइनस 10 मतलब 15 आवर लेगा लार्जर डायमीटर वाला, और स्मॉलर डायमीटर वाला लेगा 25। ठीक है ना, और ये 15 आवर्स। तो हमारा आंसर ये 15 आवर, एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। ठीक है, समझ आया? और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसका रिजेक्ट करने का कारण आप लिखो या ना लिखो, ऐसे रिजेक्ट कर दो, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों टाइप मिल करके 9 आवर से ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो एक अकेला जो कि स्मॉलर डायमीटर वाला वो 3 घंटे में कैसे भर देगा? ठीक है, इसलिए ये वाला, क्योंकि हम जो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा 2 आंसर आते हैं, तो कई बार तो नेगेटिव आंसर आता है इसलिए रिजेक्ट हो जाता है। इस बार आया तो पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये सवाल समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये सीबीएसई सैंपल पेपर में है, इसी 32 क्वेश्चन नंबर में ही 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक करना होता है, दोनों ही क्वांटिटी के क्वेश्चन के हैं। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन ये है, water is flowing at the rate of 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ये है वाटर के फ्लो होने की रेट इनटू अ क्यूबॉइडल टैंक। एक क्यूबॉइडल टैंक है विच इज 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लॉन्ग है, 44 मीटर वाइड है। ठीक है, और उसकी हाइट नहीं दी लेकिन आगे है, आगे देखो। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन टैंक राइज बाय 21 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कितने टाइम में वाटर लेवल 21 सेंटीमीटर राइज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 21 सेंटीमीटर जो है इसको हम एज ए हाइट लेंगे, क्योंकि वाटर लेवल 21 सेंटीमीटर तक ऊपर आएगा, तो हमारा 21 सेंटीमीटर ही क्यूबॉइडल टैंक का हाइट माना जाएगा। क्यूबॉइडल टैंक की लेंथ है 50, ब्रेथ है 44 और हाइट हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये दोनों मीटर में है और ये है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हमारा लेकिन पानी गिर रहा है किससे? पाइप से। तो पाइप क्या होती है? सिलिंड्रिकल होती है। ठीक है बच्चों, ये तो पता है आप लोगों को। तो पाइप कैसी होती है?
पाइप इज सिलेंडर, एक सिलेंडर का शेप होता है, तो पाइप का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? पाइप इज सिलिंड्रिकल इन शेप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिलेंडर ही होगा वो, सिलिंड्रिकल, पाइप इज सिलिंड्रिकल। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो पानी आ रहा है पाइप के थ्रू आ रहा है तो हमें सिलेंडर के वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक से लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन अब उसके लिए भी रेडियस पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, तो रेडियस तो हम पता कर सकते हैं, पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ पाइप, डी ऑफ पाइप, डी ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप जो भी लिखो आप, इक्वल टू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर क्या हो जाएगा? जब ये डायमीटर दिया हुआ है तो आर हमारा हो जाएगा 14/2, मतलब 7 सेंटीमीटर। लेकिन जो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बताया गया है इसी को हम हाइट ले लेंगे, क्योंकि पाइप यूं होती है तो उसकी लेंथ जो है वही हाइट का काम करेगी, कि पाइप की लेंथ नहीं है। लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं जहां पे वाटर का फ्लो का रेट दिया होता है तो दैट इज टेकन एज हाइट इन द केस ऑफ पाइप। अगर पाइप का केस है तो उसमें हमें हाइट के लिए ये जो रेट ऑफ वाटर फ्लो दिया होता है वही हम हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब 7 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/100 मीटर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को तो सेंटीमीटर में हम नहीं बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम बीच का एक ले लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर बना लिया और किलोमीटर को भी हम मीटर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा एच यहाँ पे हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 15 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सिलेंडर और क्यूब का, क्यूबॉइड का, तो जब ये रेट ऑफ वाटर फ्लो होता है उसी को हम हाइट ले लेते हैं सिलेंडर की। पाइप तो हमेशा सिलेंड्रिकल ही होती है, तो 15 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 15,000 मीटर। ये बात समझ में आई? 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। तो अब वॉल्यूम ऑफ पाइप निकाल लेते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 1 आवर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 आवर, ये हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through the pipe, flowing through the pipe in an hour, in 1 hour, ये in an hour जो भी लिखो, 1 घंटे में जो पानी का फ्लो हो रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये पाई आर स्क्वायर एच लेके हम निकाल लेंगे, तो पाई ये हो जाएगा हमारा, पहले पाई आर स्क्वायर एच लिख लो, उसके बाद करो आगे। पाई आर स्क्वायर एच इधर लिख लो, पाई आर स्क्वायर एच, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमने निकाल लिया है 7/100 इंटू 7/100 और एच हमारा है 15,000, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए पाई आर स्क्वायर लिख दिया है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, वैसे ऊपर मैंने लिख रखा है, फिर भी अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 1 जीरो से इसका 1 जीरो चला गया, अब 5 से हमारा 10 भी डिविजिबल, 15 भी, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब 2 से हम इधर इसको डिवाइड 11 कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, अब 11 7 जा 77, तो ये हमारा हुआ 77 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया? 3 7 21 हासिल है 2, 3 7 21 और 2 23, 231 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 आवर। 1 आवर का वॉल्यूम आ गया। अब ये पानी जा रहा है टैंक में, क्यूबॉइडल टैंक में, तो हमें क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक यहां लिख लेती हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। जितना सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हो उतना बोर्ड में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो हमारा इसका H क्या है? 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर को हम 21/100 मीटर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारा मीटर में है, मैं डायरेक्ट ऐसे कर देती हूँ। तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 21/100,
100, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो 15 से हमारा 100 2 टाइम्स चला जाएगा, इधर ये हो जाएगा 22, 2 से कट गया तो कितना आ गया 22 मल्टीप्लाई 21 कितना आया 21 टू जा 42 कैरी ओवर 4 22 टू जा 42 42 और 4 46 460 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब हमसे पूछा है कि व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन टैंक राइज, टाइम पूछा है, ठीक है। तो इस पाइप से जो पानी निकल रहा है 1 घंटे में वो 231 मीटर क्यूब है इसका, और टैंक का वॉल्यूम इतना निकला है, ठीक है। तो सीधा हम डिवाइड कर देंगे, हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम, ठीक है। तो अब हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन टू राइज वाटर लेवल बाय 21 सेंटीमीटर, वाटर लेवल बाय 21 सेंटीमीटर इक्वल टू, सीधा डायरेक्ट डिवाइड करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपॉन में 231 इक्वल टू 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स लग रहे हैं उसको वाटर लेवल 21 सेंटीमीटर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। बिल्कुल डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, लैंग्वेज कुछ भी लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया कि अगर इस रेट पे पानी बह रहा है पाइप से तो 2 घंटे लगते हैं उस पूरे टैंक को भरने के लिए। तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इन द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेंड इन 1 आवर। अगर वाटर लेवल को ये अटेंड होने में सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगता है तो स्पीड ऑफ वाटर क्या होनी चाहिए। जब स्पीड ऑफ वाटर 15 किलोमीटर तो 2 घंटे टाइम लग रहा है। जब स्पीड ऑफ वाटर जब मतलब 1 घंटा में ही भरना है तो स्पीड ऑफ वाटर डबल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम आधा कर दिया है तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो बस वही हम लिखेंगे, टाइम टेकन, what should be the speed of water if the rise in water level is to be attained in 1 hour. The speed of water to rise level in 1 hour, to rise in water level in 1 hour इक्वल टू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आई ना। मतलब स्पीड ऑफ वाटर हमसे पूछा है कि कितना होना चाहिए कि राइज इन वाटर लेवल, जो कि सेड वाटर लेवल जो पहले जितना है, राइज इन वाटर लेवल इन 1 आवर, 1 घंटे में बढ़ना है तो कितना होना चाहिए स्पीड। तो स्पीड डबल होगी, क्योंकि पहले 2 घंटे लग रहे हैं तो 15 किलोमीटर के साथ चल रहा है। जब टाइम कम कर दिया, 1 घंटा कर दिया, तो फिर हमारी स्पीड तो डबल होनी ही पड़ेगी, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। तो बीच में मैंने क्वेश्चन नंबर 33 नहीं करवाया क्योंकि इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, वो मैं अलग से वीडियो बना करवाऊंगी, ठीक है, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया, ये हमने 34 करवा दिया। 33 में ट्रायंगल का जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम है, उसको छोड़ दिया है, मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगी। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35, उसमें मीडियन वगैरह पूछा है, तो मीन मीडियन मोड ये सारा मैं आप लोगों को करवाऊंगी, समझाऊंगी ठीक से, तो इसलिए ये छोड़ दिया। हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हुआ। तरीका मैंने बता दिया कि सैंपल पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों। अभी है सेक्शन ई, जो कि केस स्टडी बेस्ड सेक्शन है, उसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है क्वेश्चन, उसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं अगले वीडियो में वो करवाती हूँ, उसका एक क्वेश्चन करवाऊंगी समझाने के लिए। उसमें क्वेश्चन में उलझना नहीं है, बस उसका मेन चीज पढ़ करके जो पूछा गया उसका आंसर देना है, ठीक है बच्चों। तो अभी मैंने सेक्शन डी कंप्लीट कराया है, सेक्शन ई कंप्लीट करा के सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी हर एक टॉपिक के, जैसे अभी हमें मीन मीडियन मोड बताना है या कोई थ्योरम वगैरह है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, सर्कल के थ्योरम है, ये सारे वीडियोस आएंगे आपके, आप लोग वीडियो देखते रहना। तो कैसा लगा बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो, तो फिर आगे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। आपके एग्जाम आने वाले हैं, मैं कोई ना कोई वीडियो बना के डालती रहूंगी, अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो होंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियो बनते रहेंगे, ठीक है बच्चों। या आप लोग जो कहोगे वो करूंगी मैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।